नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक महीना होने को है, लेकिन किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, यह सवाल बरकरार है। दरअसल कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के हजारों किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार और किसानों की 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। सरकार ने किसान संगठन को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है और किसान नेताओं से ही अब तारीख तय करने को कहा है। सरकार के इस न्योते पर मंगलवार को सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठन की बैठक होगी। बैठक के बाद यह साफ होगा कि किसान सरकार से फिर से वार्ता के लिए राजी होते हैं या फिर नहीं। हालांकि नए कानून को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों ने अब भूख हड़ताल का रास्ता भी अख्तियार कर लिया है। धरना स्थल पर क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का फैसला कर दिया है। तो 27 दिसंबर को मन की बात का विरोध भी होगा। किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। सोमवार को करीब 1 दर्जन किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे। ये प्रक्रिया हर रोज रोटेशन के आधार पर चलेगी। काले कानून वापस लो, काले कानून। दूसरी ओर सरकार ने भी किसानों के सामने फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखा है। वहीं आंदोलन के जंग के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि जो किसान संगठन नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेज लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिख के आप हमको दे दें। बातचीत को लेकर सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसान नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। अभी तो भूख हड़ताल रखेंगे, बाद में मरण व्रत रखेंगे, मरने तक नहीं खाएंगे तो तब इसी की आंख खुलेगी। देखो जी, कोई बात नहीं है, हम अपने हक के लिए आए हैं और हक के लिए लड़ने वालों के लिए ठंड और कोई भी परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, खुले आसमान में बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर भी हम मतलब हमारा इरादे बुलंद है। सरकार किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल भी जारी है। सोमवार को कुल 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी हड़ताल शुरू करेंगे। भारत सरकार के द्वारा किसी प्रकार की बात बनने वाली नहीं दिख रही है, क्योंकि 26 दिन बीत चुका है। किसान ठंड से सुकड़ रहा है और दिन में धूप में चल रहा है। एक बार फिर आमंत्रित किया है किसानों को सरकार ने कि वो तारीख दें और बातचीत के लिए तैयार है सरकार। क्या कहते हैं आप? सरकार 5-6 बार वार्ता कर चुकी। अगर सरकार के मन में ये होता कि वास्तविकता ये किसान जो कृषि बिल है जो ये गलत है, सरेआम अगर गलत न होता तो ये किसान किलोमीटरों में ठंड में पड़ा हुआ है, अलाव के सहारे। क्या दो टूक बात होगी अगर सरकार बुलाती है तो? अगर दो टूक बात होगी कि अगर किसी बिल को वापस ले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने भी अब आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। सरकार एक तरह से साइलेंट हो गई है, जैसे जैसे जिद पकड़ ली है कि देश को अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हवाले करना ही है। और अब हमारे से बात ना करके उन्होंने दूसरा तरीका ये अपनाया कि हम जनता को समझाएंगे। ये बहाने से उन्होंने वो साइलेंट हो गए, लेकिन जनता उनकी बात समझ नहीं रही। पहले वो ट्राई मार चुके हैं। हरियाणा में 3 प्रोग्राम पहले जनता को समझाने के कर चुके हैं। एक सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दूसरा जो सभाएं करके, किसान सभाएं करके,
उन्होंने हर हलके में कम से कम एक और बाकी उसके अलावा कई 4 किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वे बोलते रहें, सभी अपने घरों से थाली बजाएं। वहीं सरकार लगातार आंदोलन को विपक्ष प्रायोजित बता रही है। सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन में ऐसे राजनीतिक लोग घुस गए हैं जो देश विरोधी हैं और हिंसा और अराजकता का दौर लाना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती, बल्कि मुद्दों का हल चाहती है, लेकिन किसानों की तरफ से हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसे आंदोलनों से जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों का आवागमन बाधा मुक्त हो जाए, बाधा आ जाए, लोग नौकरी पे न पहुंच सकें, हॉस्पिटल न पहुंच सकें, अपने गंतव्य तक न पहुंच सकें, ये ठीक नहीं है। जाहिर है लगातार जारी किसानों के प्रदर्शन ने कहीं न कहीं सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। किसान आंदोलन हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात भी कही जा रही है, फिर भी अभी तक स्थिति जस की तस है और देखना ये है कि किसान आंदोलन आगे और क्या क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वाकई में देखना यह होगा, क्योंकि 1 महीने को होने को आया है और अब इस किसान आंदोलन का अगला रुख क्या रहता है, इसका रास्ता क्या निकलता है, ये अपने आप में एक सवाल बरकरार है। आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि नए कानून को लेकर के आखिर जिद पर कौन अड़ा है? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसान अड़े और किसान कह रहा है कि सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। दूसरा सवाल यह है कि अब बातचीत का न्योता क्या किसान स्वीकार करेंगे, क्योंकि कल इसको लेकर के बैठक किसानों की होनी और उसके बाद ही निर्णय स्पष्ट होगा। और तीसरा और अहम सवाल यह है कि 26 दिन से घमासान मचा हुआ है, समाधान निकलेगा कैसे? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि किसान लगातार सड़कों के ऊपर है और सरकार ये कह रही है कि ये बिल उनके फायदे का है। अब ऐसे में ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज इन्हीं तीनों सवालों पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। सवाल ये तीनों ही अपने आप में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा इससे पहले 6 बार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। और अब जब दोबारा से बातचीत के लिए अब सरकार की तरफ से इन किसानों को कहा गया है, तो इस पर आगे क्या रुख रहता है ये भी कल ही स्पष्ट होगा। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 26 दिन से किसान यूं ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो सरकार की तरफ से किसानों को ये कहा गया है कि आप बताएं आपको बातचीत कब करनी है। कल इसको लेकर के बैठक भी करने वाले हैं। उम्मीद की जाए कि कोई रास्ता निकलेगा? उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे का हल वार्ता से ही निकलता है। देखिए आयुष, जिस वक्त कुछ किसान संगठनों ने इन 3 बिलों के बारे में आशंकाएं प्रकट की थी, उन आशंकाओं को प्रकट करते हुए आंदोलन किया, सरकार ने लगातार 6 बार वार्ता करके स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ये सरकार चाहती है कि देश का किसान खुशहाल हो, देश का किसान सशक्त हो। और जिन किसान संगठनों ने अपनी आशंकाएं प्रकट की थी, सरकार ने बाकायदा 6 दौर की वार्ता की, लिखित में प्रस्ताव दिया और उन सभी आशंकाओं के निवारण की बात कही। लेकिन कुछ किसान संगठन के नेता अपनी उन आशंकाओं को, जिनको कहते हुए आंदोलन शुरू किया था, जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिल गया, सरकार समाधान के लिए तैयार थी, तो उन्होंने कुछ नई आशंकाएं, यूं कहिए कुछ नई शर्तें और जोड़। लेकिन सरकार ने फिर भी कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आप वार्ता की टेबल पे आए, हम आपकी सभी आशंकाओं का समाधान करेंगे। आपको याद होगा, सरकार ने जब लिखित प्रस्ताव दिया था, किसान संगठन के नेताओं के द्वारा प्रेस में तो कहा जाता रहा, लेकिन लिखित प्रस्ताव के जवाब में कोई लिखित जवाब सरकार के पास नहीं भेजा। अभी परसों लिखित जवाब भेजा था, तो सरकार ने कल ही
किसान संगठन के नेताओं को पत्र लिख के अगली वार्ता की तिथि निश्चित करने के लिए कह दिया। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि सरकार चाहती है कि हमारे किसान भाई, उनकी जो भी आशंकाएं हैं उनका निवारण हो, और वो जो इस ठंड के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं, वो किसान भाई अपने घर जाएं। लेकिन आयुष, एक बात और कहूंगा, अगर आप भी देखेंगे इस आंदोलन को शुरू से, कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, या यूं कहिए जिन राजनीतिक दलों का राजनीतिक अस्तित्व लगभग देश में खत्म हो गया और उनको पता था ये कृषि सुधार अगर देश में लागू हो गए तो वो खत्म बिल्कुल साफ हो जाएंगे, उनको डर सताने लगा कि हमारा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने किसान भाइयों को भ्रम में डालना शुरू किया, बिलों के बारे में झूठ फैलाना शुरू किया, बिलों की सच्चाई जो है उसके बारे में इफ एंड बट करना शुरू किया, क्योंकि वो उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश थी। लेकिन मुझे अब मैं कई बार, मेरा भी किसान भाइयों से बात होती है, तो जब मैं कुछ किसान भाइयों से चर्चा करता हूं तो जिन बिंदुओं पे आशंका थी, जैसे एमएसपी की बात थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार ने कहा कि हाँ हम लिख के देते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो किसान भाइयों को संतुष्टि होना शुरू हुआ। मंडी खत्म हो जाएगी, जब उनको बताया गया कि जो प्राइवेट मंडी है और जो सरकारी मंडी है उसके अंदर जिस टैक्स वेरिएशन की आशंका प्रकट की जा रही थी, सरकार ने बाकायदा लिखित में आश्वासन दिया कि वो टैक्स वेरिएशन नहीं रहेगा। जमीन बड़े उद्योगपति छीन लेंगे, हालांकि कानून में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जमीन के ऊपर किसी तरह की कोई डील नहीं हो सकती, जमीन लीज पे नहीं ली जा सकती, और जमीन पे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस पर कोई लोन नहीं लिया जा सकता, ये सब कानून में प्रावधान थे पहले से। लेकिन सरकार ने कहा हम लिखित में आपको इसके ऊपर भी आश्वस्त करते हैं कि जमीन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, वो कानून में भी प्रावधान। तो जब ये सारी आशंकाएं किसान भाइयों की दूर करनी है सरकार ने की, और सरकार ने प्रस्ताव दिया, तो बहुत से किसान भाइयों को लगा कि हम जिस भ्रम में थे, विपक्ष जिस तरह से झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश कर रहा था, वो का जो विपक्षी कोशिश है वो भी लगभग नाकामयाब होती नजर आ रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो केंद्र ने पत्र लिखा है किसान भाइयों को, वो वार्ता सुनिश्चित करके वार्ता से अत्रे जी भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो हम सब करते हैं कि हल निकल जाए बस इसका। इस बीच कुछ और मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय भी मैं करवा देता हूँ, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। अमनदीप जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। संदीप ढुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। संदीप ढुल जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, आपके ऊपर मैं आ जाता हूं, क्योंकि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रवीण अत्रे जी बार बार कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, सीधे तौर पर इशारा हम मान के चलते हैं कि आपकी ही तरफ था, बरगला रहे हैं आप लोग किसानों को। आयुष जी, बरगलाने की बात तो जब होती, 8 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, सरकार ने अभी तक 8 महीने के अंदर भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। 6 बार किसान नेताओं पर टेबल पर वार्ता कर चुके हैं, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, ये 3 कृषि कानून रातों रात नहीं बनाए। यही बात हम कह रहे हैं, यही बात किसान कह रहे हैं, ये रातों रात कानून नहीं बने। ये कानून अडानी व अंबानी से बातचीत करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। अभी तक देश व प्रदेश के अंदर 3 कृषि कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुए। इससे पहले अडवाणी बड़ी बड़ी कंपनियां सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस उन्होंने बना लिए, बना रही है जगह जगह। और जो अनाज के जो पहले स्टोरेज होते थे, जो टंकियां होती थी गेहूं की, घरों में रखते थे, इसी प्रकार के बड़े बड़े टैंक स्टील के बन चुके हैं। इनका सिस्टम क्या है, क्या चाहते हैं कि किसी प्रकार किसान की फसल औने पौने दामों में खरीद कर और अपना भंडार करके वही फसल को 2 गुना दामों के अंदर, 4 गुना दामों के अंदर बेचे। इस प्रकार ये सब्जियां सस्ते दामों पर लेकर उसका स्टोरेज करके, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, आपके सामने गोभी है, ये 2 रुपए से लेकर 7 रुपए किलो तक खरीदते हैं, उसके अगर स्टोरेज करते हैं, ये 30 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक ये सब्जियां आपके सामने मार्केट में बिक रही है। 10-10, 15-15 गुना प्रॉफिट लेकर जनता को लूटते हैं। अगर ये 3 कृषि कानून आयुषी लागू हो जाते हैं, तो दावे के साथ कहता हूँ, देश के अंदर बेहताशा
बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। इस बात पर जहाँ कहते मंडी की बात बोल रहे थे, मंडियां खत्म नहीं होगी। मंडी कैसे खत्म नहीं होगी जब आप प्राइवेट मंडी बनाने के लाइसेंस दे रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक प्राइवेट मंडियां बना लेगी, धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, किसान की फसल एमएसपी रेटों पर कौन खरीदेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बजरंगदास गर्ग जी, ये आपका वैलिड सवाल है, इसका जवाब प्रवीण अत्रे जी देंगे, लेकिन संदीप ढूल जी भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं, आज उनसे जरा चर्चा जरूरी है। संदीप जी, सवाल तो मेरा ये भी है, क्योंकि हालांकि अब कल आप लोग खुद चर्चा करेंगे, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। सरकार ने जो न्योता दिया है, क्या बातचीत के लिए जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल किसानों की आवाज उठा रहा है। बाकी चैनल जो हैं, आपने यूट्यूब पर उन फोटो देख ली होंगी हमारे आंदोलन में जो हो रहा है। तो हमने कब किसानों ने ये कहा कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे? सरकार ने 7 बार बुलाया, 7 बार गए, मगर सरकार समाधान नहीं चाहती। सरकार अपने मद में चूर है, वो किसान को मार रही है। किसान को नहीं, देश की 80% जनसंख्या को मार रही है। किसान हमेशा लोगों का पेट भरता है, न कि राजनीति करता है। ये सरकार सिर्फ हमारे ऊपर राजनीति कर रही है। किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। किसान ने क्या कब कहा है हम नहीं बात करेंगे? ये बात करने के बहाने बुलाते हैं और अपने सुझाव देके वापस भेज देते हैं। आप किसी एक मीटिंग का उठाइए, कब किसानों ने बात नहीं कही, कब किसान गए नहीं, और किसानों ने क्या बात नहीं करी। हर बात करने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम एमएसपी दे देंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा एमएसपी के लिए। हम राजनीति छोड़ने के लिए कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं एमएसपी को लिखित में दे दीजिए। अगर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा, उसके लिए कानून बनाइए कि उसको सजा होगी। हम इतनी तो मांग करते हैं, इसको नहीं मांग रहे। किसान को मारने के लिए थोड़ा, ये किसान को नहीं, ये देश की 80% जनसंख्या को मार रहे हैं। इस कानून से आप सबको पता है कानून क्या है, सब वीडियो आती है, सब देखते हैं, सबको समझ में आता है, हमें भी समझ में आ गया। इस कानून से महंगाई कितनी बढ़ेगी? कौन सी सरकार है जो जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है? जमाखोरी बढ़ेगी। मंडियां कह रहे खत्म नहीं होगी। बिहार का दिखाते हैं भाई, नीतीश कुमार जी से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी को दिखाते हैं भाई हमने वहां किया था और ये मंडियां ठीक होगी और ये सारा सिस्टम बढ़िया हो गया। मगर कहाँ मंडियां ठीक हुई है जी? वहां तो मंडियां में घास फूस उग गए हैं। संदीप जी, देखिए ये सवाल मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। एक तो देखिए चर्चा वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये मुझे भी पता है कि आप हर चर्चा में आप लोग गए हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई इसको वापस लीजिए, ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम हटेंगे नहीं। तो फिर चर्चा से निकलेगा क्या? क्योंकि सरकार जब आपको बुला रही है तो अगर उसको वापस लेना होता बिल तो वो वापस ले ही लेती, इस कानून को वापस ले ही लेती। बुला रही है तो कुछ बिंदुवार चर्चा के लिए बुला रही होगी। सवाल इसलिए मैंने पूछा, तो फिर हल निकलेगा कैसे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए। सर, ये सरकार सिर्फ राजनीति करती है, वो हर वर्ग पे कर रही है। किसानों ने कब मांगा था जी हम ये कानून दो? किस किसान ने मांग की है ये बता दो, किस संगठन ने मांग की है? इस सरकार कहती है संगठनों ने मांग की थी, हमने कानून बना लिया। कब मांग की है जी? जो चीज हमने मांगी नहीं वो थोप दी, और वो गलत थोप दी, तो उसके लिए भी हम ना बोल रहे भाई कानून वापस करो। हमने कोई वो अलग नई कोई चीज थोड़ी मांग रहे। जो हमारे ऊपर बगैर मांगे हमें सौंप दी, तो उसको हम कह रहे वापस ले लो आप। वो वापस नहीं लेते, आप एमएसपी की गारंटी दे दो, एमएसपी से कम नहीं होगी उसकी। ऐसा सरकार में किसी को सिस्टम चलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं हम। कोई ये नहीं मांग रहे हमें बहुत ज्यादा दो, हम तो सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। कम से कम मूल्य दो, जो सरकार ही इसको डिसाइड करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। हम ये नहीं कहते कि हमें उप मूल्य दो, मगर जिम्मेवारी एक सरकार की ये भी होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य बेचो, और इसका जो व्यापारी है वो लाभ कमा के, लाभ फिक्स कर दो आप भाई, 50% कमा के आगे बेच सकता है। वो भी नहीं है, ये जमाखोरी भी कर दी। किसान तो इन्होंने मारने का काम शुरू से किया है। डीजल बढ़ा दिया, आप यूरिया कट्टा 5 रुपये कम कर, 5 किलो कम कर दिया, उसके रेट देख लो कितने बढ़ा दिए। उस डीएपी का कट्टा 5 किलो घटा दिया, रेट ज्यादा कर दिए। चलिए, कुल मिलाकर संदीप जी परेशानियां बहुत हैं, लेकिन समस्या का समाधान मुझे लगता है चर्चा से ही निकलेगा, और देखते हैं कि इस बार की चर्चा में क्या समाधान निकलता है। इस चर्चा में और आगे बढ़ेंगे। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमनदीप जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका भी चाहूंगा
क्योंकि अब एक बार फिर से अब सरकार की तरफ से ये न्योता दिया गया है किसानों को, और कल ये लोग बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि वार्ता में जाना है या नहीं जाना है, कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? जी देखिए आयुष जी, मैं पहले आपको बता दूं, आप छोटा सा कह रहे हैं, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें पहले भी आपकी डिबेट में कर चुका हूं। जो बात समझने की यहाँ पर है, जैसे अत्रे जी कह रहे हैं कि एमएसपी लिखित में हम दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उन वर्गों के अंदर जो किसानी से ताल्लुक नहीं रखते। उनके लिए सरकार ने एक प्रोपगंडा चलाया टीवी पे, देखिए जी हम इनकी मांगे मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे। उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। किसान की मांग ये है कि अगर आप कोई दूसरा सिस्टम ला रहे हैं तो एक कानून बना दीजिए कि भाई कोई भी आदमी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी एजेंसी हो, एमएसपी से नीचे धान नहीं खरीदे, कोई भी फसल नहीं खरीदेगा। एक कानून ला दी। सरकार क्या कह रही है, उस कानून लाने की बजाय सरकार कह रही है कि देखो एमएसपी के लिए पहले भी कोई कानून नहीं, हम आपको एक लिखित में गारंटी दे देते हैं, एक प्रस्ताव आपको लिखित में दे देते हैं, कोई कानून नहीं देते। तो वैसी कागजी एमएसपी नहीं चाहिए किसान को। तो पहली बात तो ये प्रोपगंडा बंद होना चाहिए कि सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है। सरकार बिल्कुल भी मांगे नहीं मान रही। ये प्रोपगंडा है बिल्कुल। सरकार आज कह दे कि हम एमएसपी पर कानून ला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता भी कोई भी किसान संगठन धरने पे बैठेगा या धरने को आगे चलाएगा। इस प्रोपगंडे से जब हम निकलेंगे तो अगली चर्चा हम कर पाएंगे कि भाई अब बातचीत करेंगे किसान या नहीं करेंगे। किसान मेरे को लगता है कि वो किसान नेताओं ने बड़े बखूबी समझाया भी है। आप अनाउंस करवा दिले, परवीन अत्रे जी से अनाउंस करा दीजिए कि एमएसपी में हम कानून लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कल को कोई आंदोलन वहां पर चलाएगा। लेकिन सरकार जानबूझ के एक आई वॉश के लिए केवल कह रही है कि हम लिखित में एमएसपी दे देंगे, ताकि टीवी चैनलों की हेडलाइन बन जाए कि सरकार ने मांग मान ली और किसान अब अड़े हुए हैं। तो इस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल सिचुएशन ये है कि सरकार कोई भी मांग नहीं मान रही है। इसलिए जो है किसानों ने पहले भी मीटिंग का बायकॉट किया। किसानों ने पहले दिन ये मांग रखी कि किसानों का किलो काले कानून वापस लिए जाएं। सरकार की तरफ से बात ये आई कि कम से कम आप हमें समझा दीजिए क्यों वापस लिए जाएं। किसानों ने वो उनको समझा दिया कि भाई इन कारणों से वापस लिए जाएं। सरकार ने कहा जी हम इसका समाधान कर देते हैं इन कारणों का आपको, और वो समाधान उन्होंने एक जो प्रपोजल बना के दिया था केवल आई वॉच 0.25 मेरे ख्याल उसको ऊपर किसान नेताओं ने समझाया भी है। असल की सिचुएशन ये है कि सरकार एक भी मांग नहीं मान रही है। आप छोड़ दीजिए ये बातें, ये बिल्कुल न्यूज एजेंसी का प्रॉब्लम है। अमनदीप जी, आपने जो बात कही उसका जवाब प्रवीण जी से मैं लूंगा, लेकिन अमित नेहरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा इस दोनों का ही जवाब देते चलिए साथ में। पहला सवाल तो ये है क्योंकि 6 दौर की वार्ताएं इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, हल कुछ नहीं निकला है। दूसरा सवाल इसके साथ महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसान ये कह रहे हैं कि सरकार झुकने को तैयार नहीं, वो अड़ी हुई है। कौन अड़ा हुआ है और क्या उम्मीद की जाए अब इस 7वें दौर की वार्ता में भी, क्या कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? अमित जी। देखिए आयुष, अगर सिलसिलेवार हम इसकी तहकीकात करें पूरे प्रकरण की, तो ये देखिए कि लगभग 35 दलों को बुलाया था। पिछली जो 5 दौर की बातचीत हुई थी उसमें आपको पता होगा, और उसमें मेरे ख्याल से ये 6 दिसंबर को लास्ट बात हुई थी 39 संगठनों से। उसके बाद एक वो आई थी एक प्रेस रिलीज कि अगली जो बातचीत होगी इन संगठनों से तो वो 9 दिसंबर को होगी, यानी बीच में 4 दिन का समय था। 5 दिसंबर था मेरे ख्याल से पहली डेट जो थी। तो पहली बात तो ये थी कि इतना लंबा टाइम किस लिए रखा सरकार ने अगली बार मीटिंग बुलाने के लिए, ये स्पष्ट किया जाए देश के सामने, किसानों के सामने, क्योंकि इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए जब किसान डटे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आनंद फानंद में एक खबर आई कि आज शाम को एक मीटिंग हो रही है, पूसा रोड पे हो रही है, फलानी जगह हो रही है, दकड़ी जगह हो रही है, और वहां पे करीबन 15 संगठन बुलाए। वो संगठन नहीं बुलाए जो लगातार बातचीत में शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ट्रैक से हटाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। भाई आप उस 40 को ही बुला लेते, उनको भी बुला लेते। तो बात ये है कि जब वो संगठन बात कर रहे हैं रेगुलर, आपसे चीजें चल रही है एक डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं तो देखो मंशा ये दिखती है सरकार की कि वो बातचीत के मूड में नहीं है सभी से। ऐसा लगता है मुझे, और आपको भी लगता होगा, जो बैठे यहाँ पे प्रतिभागी उनको भी लगता होगा, क्योंकि चीजें साफ होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है, आपने ये कहा कि हठधर्मिता, भाई सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, दोनों अड़े हुए हैं। आज ये चीज हो रही है, सरकार बुला रही है किसान संगठनों को, किसानों को ये बात करो, इसको सुलझाते हैं।
ये अगर कानून बनाने से पहले हो जाती ये वार्ताएं तो बहुत बढ़िया हो जाता। जो चीजें स्टेक होल्डर से बात करके आनी चाहिए थी, कानून बनना चाहिए था, ये उल्टा हो रहा है कानून में। भाई आपने कानून बना दिया, उसके बाद उस पर चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है आयुष, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहाँ पे विपक्षी दल भी बैठे हैं। विपक्षी दल इन तीनों कानूनों में अपनी भूमिका निभाने में असफल साबित हुए हैं। संसद में वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें वोटिंग नहीं करने दी गई, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। भाई अगर ये सारी चीज मान लेते उनकी होगी, अगर वो इसके विरोध में अपना त्याग पत्र दे देते सामूहिक रूप से, इस्तीफा दे देते सांसदगी से, तो सरकार पे प्रेशर पड़ता। लेकिन स्पष्ट है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल हो गया। अब किसानों ने झंडा उठा लिया है, तो देखते आगे क्या होगा। अभी तक मुझे जो लगा है, आंदोलन जो अहिंसक है, कोई ज्यादा इसमें गड़बड़ है नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर वही बात मैं कहूंगा दोनों पक्षों से कि अगर सहमति से अगर अच्छी बात बनती है तो निकालनी चाहिए। जी आयुष। चलिए प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए आप। देखिए आयुष, सभी भाइयों ने कुछ ना कुछ सवाल पूछे हैं और मैं उम्मीद करूंगा जब मैं सभी सवालों का जवाब दे पाऊं और कोई बीच में भी ना बोले। देखिए सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने किस तरह का झूठ और भ्रम दोबारा से फिर फैलाना शुरू किया। ये कहते हैं कि साहब ये सरकार अंबानी और अडानी को, अरे इनको बीच में चुप करवाइए भाई, मुझे पता था बीच में ना बोलिए, या तो इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये गर्ग साहब इसको पर्दाफाश ना हो। गर्ग साहब देखिए बहुत धैर्यपूर्वक सुना, प्रवीण अत्रे जी ने आपकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। देखिए मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ भाई, किसानों का मुद्दा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से हो, एक एक करके सब जवाब देते चले। गर्ग साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना, आपने जब बोला वो बिल्कुल शांत थे। देखिए ये समय की केवल बर्बादी है, ये केवल समय की बर्बादी है। गर्ग साहब इस समय की बर्बादी है ना, आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी आएगी। एक एक करके बोल लेते। इन्होंने अंबानी और अडानी का नाम लिया और ये कहा कि देखिए बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं। साहब 2006 में यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते हुए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया था कि एफसीआई के ब्याह पे अडानी ग्रुप भंडारण करेगा, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ने ये गोडाउन बनाए हैं जिनका जिक्र आप यहाँ कर रहे हो। ये आप ही की करी हुई है। और अंबानी को बना देंगे। साहब अंबानी को आपने 3000 एकड़ जमीन झज्जर में दी थी, हमने तो नहीं दी। आप ही हो जिन्होंने 3000 एकड़ किसानों की जमीन लेके अंबानी को दे दी थी रिलायंस एसईजेड के नाम पे। आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री इन कानूनों की ड्राफ्ट कमेटी के अंदर थे, उन्होंने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? आयुष समझने वाली बात है। इनको चुप कराइए बीच में, अरे बीच में बंद कीजिए चुप। आप बीच में समय खराब करते हैं, खराब करते हैं आप। गर्ग साहब धैर्य रखें भाई। देखिए इसके बाद आपका ही नंबर है, अत्रे जी के बाद आपका ही नंबर है। गर्ग साहब आराम से जवाब दीजिएगा। गर्ग साहब देखिए समय की बर्बादी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ना आपके सवाल हो पाएंगे ना उनके जवाब हो पाएंगे। जानबूझ के करते हैं ऐसा, ये जानबूझ के गर्ग साहब देखिए शांत हो जाए, झूठ और पाखंड को समझिए आयुष। गर्ग जी शांत हो जाए, बजरंगदास गर्ग जी थोड़ा सा धैर्य रखें भाई। आयुष देखिए, कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो इन कानूनों की ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? दूसरी बात, यहाँ किसान मित्र ने भी ये कहा कि साहब हमने कब मांगा था, किस संगठन ने मांगा था। थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये जो कृषि सुधार हुए हैं इसकी मांग आज की नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने किताब लिखी हुई है भारतीय कृषि पे, उसको पढ़िएगा। नंबर 1। नंबर 2, शरद जोशी श्वेतकारी संगठन महाराष्ट्र, 40 साल लड़ाई लड़ते रहे इन कृषि सुधारों की। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, उन्होंने बाकायदा सिफारिश की हुई है इन कृषि सुधारों की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2010 में उन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या सिफारिश की थी वो पढ़ लीजिए। उन्होंने भी नहीं कृषि सुधारों की सिफारिश की। और कांग्रेस 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में इन्हीं कृषि सुधारों का वायदा करती थी। कैप्टन अमरिंदर 2006 के अंदर पंजाब के अंदर एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, यही वो एक्ट है। 2013 में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू किया, वो यही एक्ट है। तो लगातार झूठ बोल के, लगातार भ्रम फैला के किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं मित्र। और सबसे बड़ी बात, अब मैं जवाब देता हूं, जो मेरे आईएलएलडी के मित्र कह रहे थे कि साहब देखिए ये आई वॉश है। क्या किसान संगठन शुरू में ये बात मांग लेके नहीं आए थे कि इन कानूनों की वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी? क्या बार बार यही कहा जा रहा था? हमने कहा हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी थी, है और रहेगी।
और सबसे बड़ा उदाहरण लेकिन देता हूं, अत्रे जी, लिखित 5 तारीख आश्वासन को- में और कानून बनाने में दोनों में जवाब अंतर है दूंगा, ना? सारे जवाब दूंगा आयुष, अगर आप मौका दोगे एक एक चीज का जवाब दूंगा। नहीं, मेरा आयुष, भी काउंटर सवाल है ना, जी, लिखित में जी। आश्वासन या फिर उसका कानूनी रूप से उसका एक प्रावधान करना, दोनों में बड़ा अंतर है ना? पहली बात तो ये है कि क्या देखिए, आंदोलन जो ये नेता हैं ये बात ऐसे कर रहे हैं कि जो एमएसपी के ऊपर कानून था मोदी सरकार ने वो खत्म कर दिया, इसलिए अड़े हुए हैं कि साहब आपने खत्म कर दिया, आप उसको दोबारा बनाओ। क्या ऐसा था? अब मेरा जवाब सुनिए। 5 तारीख को जो किसान संगठन के नेता उन्होंने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंधु बॉर्डर पे, हरेंद्र सिंह लखोवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते। उन्होंने कहा कि हमारे 9 ऐतराज थे, सरकार ने 9 के 9 ऐतराजों को दूर करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन हमें तो कानून वापस करवाने हैं। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। जो ये भाई बार बार कह रहे थे कि साहब कोई मांग नहीं मानी गई, कोई मांग नहीं मानी गई। शुरू में जो मांगे लेके आए थे वो सारी मांगों का निवारण सरकार ने किया, लेकिन मांग बाद में बदल गई, वो अलग विषय है। अब मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखिए, अभी अमित जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे मित्र भी हैं। कह रहे साहब पूसा रोड पे जो किसान संगठन आए थे उनमें वो नहीं थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। साहब राकेश टिकैत साहब उस वार्ता के अंदर थे, एक ही नाम लेके बता रहा हूं, बाकियों के नाम लेने शुरू करूंगा। अमित जी 13 लोग थे, वो भी प्रदर्शन में शामिल हैं। और सरकार ने तो 3 तारीख को ये निवेदन किया था कि आप कोई 5 मेंबरी कमेटी चुन लीजिए जिससे सरकार बात कर सके, क्योंकि जब 1 तारीख की वार्ता हुई थी, प्रेस में आके दोनों पक्षों के द्वारा कहा गया कि बात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, उम्मीद है कि वार्ता से हल निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे संगठन नेता भी हैं जो नहीं चाहते हैं इसका हल निकले, इसलिए सरकार ने कहा था कि कोई 5 नुमाइंदे चुन लीजिए, क्योंकि 32 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है। 5 लोग होंगे, उनसे वार्ता करना आसान होगा। अब सबसे बड़ी बात जो इसके ऊपर मैं कहूंगा, देखिए सरकार ने जिद नहीं पकड़ी, सरकार ने बार बार वार्ता करके, 6 दौर की वार्ता करके, लिखित प्रस्ताव देके, दोबारा वार्ता के लिए चिट्ठी लिख के ये साबित किया है कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसान हमारा सम्मान है, किसान हमारा अभिमान है। लेकिन जो राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बिहार का एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे किसान मित्र, कल का उदाहरण दे देता हूँ। समस्तीपुर का किसान ओम प्रकाश यादव, गोभी की फसल जो 1 रुपया किलो का भाव मिल रहा था, लेकिन किसान ई पोर्टल के जरिए दिल्ली के व्यापारी ने 10 रुपए का किलो का भाव दिया और ट्रांसपोर्टेशन अलग। ये कल का एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र नागपुर के अंदर मटर का किसान मंडी में 6 रुपए किलो भाव मिल रहा था, मंडी के बाहर उसको मिला 20 रुपए किलो भाव। ये दूसरा उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पुरानी व्यवस्था पे खेती करना चाहते हो तो आप कीजिए, आप बाध्य नहीं है इनको मानने के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मंडी के बाहर बेचूं तो आप मंडी में जाके बेचिए, एमएसपी। चलिए, मुझे लगता है एक एक करके आपने सब जवाब दे दिया। बजरंग दास मंडी के बाहर ही बेचेंगे। अब गर्ग साहब, बजरंग दास गर्ग जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब देश और प्रदेश का किसान नहीं चाहता ये 3 कृषि कानून देश में लागू हो, इससे किसान को नुकसान होगा, तो क्यों केंद्र सरकार जबरन किसान के ऊपर ये 3 कृषि कानून थोपना चाहती है? ये सबसे बड़ी एक सोचने की बात है। बार बार कहा जाता है बातचीत 26 दिन से भूखे प्यासे डालो आप, भारी कड़ाके की ठंड के अंदर किसान धरने पर प्रदर्शन कर रहा है, पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। और कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। सरकार को किसी का कोई रहम नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई 3 कृषि कानून को एक बार हम स्टॉप करते हैं, रद्द करते हैं, किसान नेताओं से बातचीत करके फिर उसको लागू करेंगे। ऐसा थोड़ी है आप कह देंगे हम इसमें संशोधन कर देंगे। आपने कृषि कानून जब बनाया, कौन सा आड़ती एसोसिएशन देश की, प्रदेश की या किसान संगठन से बातचीत करके आपने लागू किया? आज उसको आप लागू करके कहते हो कि हम संशोधन कर देते हैं। एमएसपी आप इनसे नहीं पूछिए, ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में स्टोरेज होता था, कांग्रेस के टाइम में स्टॉक सीमा की लिमिट होती थी, हर चीज की लिमिट होती थी, कोई भी व्यापारी इतना ज्यादा माल नहीं रख सकता। रिटेलर की, होलसेलर की और मैन्युफैक्चरर की, तीनों की स्टॉक सीमा होती थी। इन्होंने स्टॉक सीमा हटा दी ताकि लाखों टन माल ये बड़े बड़े अंबानी अडवाणी और बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की फसल औने पौने दामों में खरीद कर
उसका स्टोरेज कर ले। फिर आज जो गेहूं का रेट आपके सामने 19 रुपए किलो है, वो 40 रुपए, फिर 60 रुपए, मतलब क्या स्थिति है। आज गरीब आदमी, मायूसी दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात गलत हो तो मैं अपने शब्द वापिस लेने तैयार हूँ। अभी साबित करूंगा आप लगातार गलत बोल रहे हैं, एक बार मौका दें आयुष। ठीक है, के साथ ठीक है गर्ग साहब, अब आपकी बात का जवाब भी लेना होगा, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा रिएक्शन में सबसे ले लेता हूँ। संदीप ढोल जी, संदीप ढोल जी, प्रवीण जी ने ये बात कही और प्रवीण जी ने ये भी कहा कि भाई देखिए जिन बातों से, जिन मुद्दों के साथ ही आंदोलन शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे करके राजनीति के चलते कहीं ना कहीं भटक गया है, क्योंकि सरकार आपकी सारी बातों पर बिंदुवार बातचीत करने के लिए या उसका कोई हल निकालने के लिए तैयार है। कोई हल नहीं निकालने सरकार। मेरे दोस्त ने जो बताया है, वो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है, वही बात दोबारा आ गई। सरकार बातचीत नहीं करना चाह रही ना जी, वो तो एक हमें प्रोपगंडे में फंसा रही है। पहली तो बात, ये कानून क्यों आया, किस टाइम पे आया, कोरोना के दौरान कानून लेकर आए, फिर किसानों को आराम से प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, कहीं खड्डे खोद दिए, कहीं लाठीचार्ज करे, कहीं गोला आंसू गैस के गोले छोड़ दे, कहीं पानी की बुछारे, कहीं किसान संगठन इकट्ठे करते हैं, कहीं पीएम प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहीं किसानों के साथ मीटिंग करते हैं। क्यों करते? वो वहाँ बॉर्डर पे आके क्यों नहीं मीटिंग करते? किसानों से बात करें। अगर कानून इतना अच्छा था तो वहाँ बात करें। अगर अब ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं। सर मैं बीच में आपको नहीं टोकूंगा, जो भी आप कर रहे हो, हमें सारे देश को पता है कौन क्या ड्रामा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस किसान राजनीति के ऊपर राजनीति हो रही है, किसान को राजनीति में घसीटा जा रहा है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। किसान अपनी फसल का भाव मांग रहा है। हमारे साथी ने बताया था भाई नहीं वो मांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी है, वो सुझाव दिए थे भी ये ऐसे इनको ठीक किया जा सकता है। किसान को किया जा, ये नहीं कि किसान को प्राइवेट हाथों में सौंप दो, उसकी मंडी को खत्म कर दो, उसकी जमीन को कुर्की करने की दशा में लेके जाओ। उन्होंने समस्तीपुर में वही बात कर रहे हो भाई, आप बाध्य नहीं हो, आप समझो, आप बाध्य नहीं हो। अगर आप नहीं चाहते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना, मत कीजिए। हमने आराम से सुनी, आप भी सुनो ना। आपने समस्तीपुर के किसान का उदाहरण दे दिया। हम हरियाणा से हैं, कैथल से हैं। कैथल का किसान करनाल की मंडी में अगर कोई फसल बेच के आए ना, मेरे को कह दिए करनाल की मंडी में फसल बेच के मैंने 2 रुपए कमा लिए। उसका किराया, उसकी लोडिंग अनलोडिंग इतनी हो जाती है, हम नहीं जा सकते वहां तक। जितने की हमारी फसल नहीं होती है उतना किराया लग जाता है। ये आप पूरी की पूरी सरकार है ना, एक ही कह रही है समस्तीपुर। 3 दिन से हम समस्तीपुर सुन रहे हैं। एक गोभी 10 रुपये में बिक गई, उसको सुने गोभी अगर 10 रुपये में आज बिक रही है ना, तो भी उस किसान की खर्चा पूरा नहीं हो रहा। आप गोभी मार्केट में 20-25 रुपये ले रहे हो, वो 10 रुपये की बिकी है। आपने ये कहीं नहीं किया अधिकतम मूल्य ये भी होगा भाई। आप 10 की खरीद के 15 में बेचोगे, आप 20 में बेचोगे, 40 में बेचता है। किसान की दोहरी मार है। अगर आपने ये प्राइवेट मंडियों में दे दिया तो कहां से आप गरीब आदमी को 2 रुपए किलो में गेहूं दोगे? कहां से उनको सस्ते में वो दोगे? कहां आंगनवाड़ी मिड डे मील में आप उनको आटा दोगे? आप पब्लिक को भी मारे, किसान के साथ मध्यम वर्ग को भी बहुत ज्यादा मार रहे हो आप। किसान तो मार रखा है। मेरे हिसाब से 20 किले का जमींदार, 20 एकड़ का जमींदार अपने बच्चे ने किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता आज के टाइम में भी। और आगे तो आपने हम सब प्राइवेट को सौंप दिए। एक उदाहरण है नागपुर का। नागपुर में अंगूर की खेती एक वाइन शॉप ने ले ली। सवाल ज्यादा हो जाएंगे। वाइन शॉप वाले ने ले ली, बोले भी हम आपके अंगूर 30 रुपए जवाब ले किलो लो देंगे। पहले, फिर आगे सवाल हो जाएंगे। रवींद्र जी भाई, किसानों की बात सुनना जरूरी है। भी नहीं ली। उन किसानों ने अपनी खेती बेचनी पड़ी। वो अंगूर के पेड़ ये तो है नहीं भी 1 साल में 2 साल में पेड़ उगता है, फिर उसके बाद वो अपना बेचते हैं और 2 साल के बाद उन्होंने बोल दिया हम नहीं ले सकते। वो बेचारे अपनी जमीन बेचकर तो उन्होंने अपने खर्चे पूरे करे हैं। तो किसान के साथ क्या हालात है? आप यही काम करवा रहे हो कि अंडानी, अंबानी या कोई भी उद्योगपति है, ये दो तो आगे। ठीक है संदीप जी, देखिए आपकी शंकाएं जायज हैं और मुझे लगता है इन्हीं बातों का ही तो समाधान होना है, इसीलिए बातचीत या फिर किसी और तरीके से इसका जो हल है वो निकलना चाहिए। अमनदीप केसरी जी, संदीप जी देखिए अब मेरे पास समय बहुत कम है। अमनदीप जी जल्दी से जवाब देते चलिए फटाफट। बिल्कुल सटीक जो प्रवीण अत्रे जी के ना, जैसे एक और प्रोपगंडा इन्होंने समस्तीपुर किसान का बताया जो बिहार का, तो यही किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो आज सड़कों पे उतरे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जो है ना सरकारी खरीद खत्म हो चुकी थी, मंडी व्यवस्था बंद हो चुकी थी, तो वहां के जो किसान की इतनी दयनीय हालत हो गई थी कि वो यहाँ हरियाणा पंजाब में आके दिहाड़ी करता था।
वहां पर अच्छी खासी 5-5, 10-10 एकड़ के किसान। तो इन्होंने देखो, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि वही पहले 1 रुपए किलो गोभी बिकती थी। क्यों बिकती थी? वहां पे कोई मंडी व्यवस्था कुछ नहीं थी। और जो ये चीजें कह रही है ना कि किसान को बड़ा फायदा होगा ये दूसरी व्यवस्था में, तो भाई बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो उत्तर प्रदेश, आप बताइए ना कौन से किसान को फायदा हुआ? उनकी क्यों फसलें आके हरियाणा में बिकती है? मुझे सिर्फ प्रवीण अत्री जी एक चीज का जवाब दे दें कि हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार का धान आके क्यों बिकता है? आपके पास 75 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज क्यों आती है सरकारी एजेंसियों की? अगर वहां फायदा होता है इस व्यवस्था से, तो ये व्यवस्था वहां पहले ही अमनदीप जी, इसी बात का जवाब लूंगा मैं प्रवीण जी से, लेकिन नेहरा जी बहुत जल्दी से आए एक शार्प कमेंट। पहले भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, कानून बढ़ा रहे हैं लिखित में आश्वासन। ठीक है अमित जी मुझे ये बताइए, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए, सरकार कह रही है कि इसके फायदे हैं, आपने ये कहा कि भाई मिल बैठ करके ही रास्ता निकालना पड़ेगा, समाधान तो होना चाहिए, होगा कैसे? सवाल तो यही है ना अमित जी। पहली बात तो देखिए आयुष, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता की जो प्रोपेगेंडा में ही कहूंगा मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने जो 35 संगठनों की लिस्ट बनाई थी पहली, उसपे राकेश टिकैत कहीं नहीं थे। उसके बाद जो 5 आई थी एडिशनल, हो सकता है उसमें हो, 35 में वो कहीं नहीं थे। ये सारा का सारा जो हुआ है मामला, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों के द्वारा हुआ है। राकेश टिकैत तो बाद में आए हैं, और राकेश टिकैत की बात को हम कैसे मान ले? राकेश टिकैत तो पहले समर्थन कर रहे थे इन बिलों का, उन्हें बाकायदा बयान दिए हैं। तो राकेश टिकैत तो इसमें पार्टी है ही नहीं, उनको जबरदस्ती क्यों घुसेड़ा गया? और जो मेरी मुख्य बात थी, जो मेरा सवाल था, भाई जब सरकार ने 9 तारीख निश्चित कर दी उन्हीं संगठनों के साथ, अगली बातचीत 9 तारीख को होगी, कृषि मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि अगली बात इनके साथ 9 को होगी, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी सरकार को कि वो 8 को मीटिंग की गई? तो देखिए ये सारे प्रोपगेंडे हैं, और ये कहना कि सिर्फ 5 से करें, अरे 5 से करेंगे तो आपने लिस्ट 35 की जारी क्यों कर दी? आप पहले से हट जाते, भाई हम 5 से ज्यादा आदमी बुलाएंगे ही नहीं। ये चीजें जो हैं, ये सरकार चाह रही है कि भ्रम का माहौल बने, एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ना रहे। लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने सवाल ज्यादा कर पाएंगे सरकार से। अरे भाई आप जब संसद में इतने लोगों के बीच में बहस कर सकते हैं, वहां पे 500 से ज्यादा मेंबर हैं, उसमें जब बहस हो सकती है तो 30-35 ज्यादा लग रही है सरकार को। मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिक्कत यही रही है, इसमें स्टेक होल्डर से पहले बात नहीं की गई, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अब किसान उधर हैं, अब बात करो, अब अमेंडमेंट करो, किसानों की बात मानो। अब दिक्कत एक और भी हो रही है आयुष, अगर आप वहां पे जाके देखें प्रदर्शन स्थल पे, तो ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का नहीं रहा, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया किसानों ने, किसान मजदूर आंदोलन, क्योंकि मजदूर भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र से। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक विस्तृत प्रभाव वाला क्षेत्र है, और इसके जो परिणाम होंगे वो समाज पे बड़े, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। सरकार कह रही है पॉजिटिव होंगे, तो अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा होंगे, अगर ये नेगेटिव हुए तो नेगेटिव भी बहुत ज्यादा होंगे। और हाँ, एक बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ सरकार से भी, सरकारी जो प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे जो सीमा थी वो क्यों हटाई? कालाबाजारी की जो मामला था, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो कालाबाजारी करता है, जो ज्यादा स्टॉक करता है, तो वो किसानों के हित में है, तो आप पिछली जो सरकारों में मुकदमे दर्ज हो रखे कालाबाजारी के, उनको भी रद्द कर दो साथ में, क्योंकि वो तो किसानों का हित कर रहे थे। लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, अत्रे जी से आप जवाब ले लेते हैं। अत्रे जी अब एक एक करके जवाब दीजिएगा, और अमनदीप जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। अगर एमएसपी को लेकर के इतनी बेहतर व्यवस्थाएं थी, तो भाई पड़ोसी राज्य के किसान यहाँ के क्यों बेचने लगे? जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं अमित जी से शुरू होगा, और मैं अमित जी को बहुत सीनियर पत्रकार मानता हूँ, और मुझे पता है बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन स्टॉक लिमिट के ऊपर जो सवाल अमित जी ने पूछा, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात। अमित जी बहुत बेहतर जानते हैं देश की कृषि और किसान की स्थिति। जब से देश आजाद हुआ है, लगातार एक बात जिसकी चर्चा होती रही, जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह ने किया हो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया हो, चौधरी देवीलाल ने किया हो, कि किसान की दशा ठीक नहीं है, किसान के हालात ठीक नहीं है। और उसी को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगातार किसानों के लिए योजनाएं बनाई, और ये कृषि सुधार लेके आए।
जहां तक ये जब बात कहते हैं स्टॉक लिमिट खत्म कर दी, इससे कालाबाजारी होगी, अमित जी आप भी जानते हैं देश के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है जिसका काम ही ये है कि कालाबाजारी ना हो पाए। और अमित जी आप भी जानते हैं कि हमारे देश का किसान अपनी उपज को औने पौने दाम में बेचने को विवश इसलिए होता है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए चाहिए, माननीय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसकी वजह से गोडाउन्स बन सके, भंडारण की क्षमता बढ़ सके। और अगर इस 1 लाख करोड़ के साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं वो भी भंडारण क्षमता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो देश के किसान को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमित जी मैं उम्मीद करता था आपको इसमें अर्थमेटिक की जानकारी होगी। लेकिन अब मैं एक दूसरी बात कहूंगा, जो सवाल किसान भाई ने, देखिए किसान भाई ने एक बहुत वाजिब बात कही है। किसान भाई ने कहा अरे भाई ये बीच में क्यों चिल्लाने लगता है, इसको बंद कीजिए यार, इसको बंद कीजिए, इनको क्या परेशानी है? किसान की बात का जवाब ले लेते हैं। ये चिल्लाते हैं, किसान की बात का जवाब ले लेते हैं। किसान भाई ने कहा कि साहब 20 एकड़ का किसान भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम इस बात से सहमत हैं और इसी स्थिति को हम सुधारना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इसी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, किसान सशक्त हो, मजबूत हो और इस स्थिति से बाहर आए। अभी यहाँ पे बजरंग दास गर्ग जी ये बात बोल रहे थे कि साहब देश का किसान नहीं चाहता। आयुष आज का उदाहरण दे देता हूँ, हिंद किसान मजदूर संगठन नाम के किसान संगठन ने गाजियाबाद और मेरठ के अंदर लाखों किसानों के साथ बाकायदा मार्च किया इन बिलों के समर्थन में, बाकायदा रैली की है। ये ताजा उदाहरण है। हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील किसान संगठन देश के कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं कि उन्होंने उनका धन्यवाद किया है इन कृषि बिलों के लिए। तो ऐसा मत कहिए कि कौन किसान। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात कर रहे थे हमारे मित्र, अरे भाई इनको चुप करवाओ भी पहले, ये नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है जब इनकी पोल खुलती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़े किसान के दुश्मन यही तो है, यही तो चाहते हैं, यही तो 70 साल किसान को लूटते रहे। और सबसे बड़ा डर इनको इन बिलों का, इनको पता है कि अगर किसान मजबूत हो गया तो कैसे किसान को झूठ बोल के उसकी वोट लेंगे। यही इनका सबसे बड़ा डर है। चुनावी किसानों को कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं करते थे, पेड़ ले लेते थे। हम चाहते हैं कि किसान को इस चक्कर में ही ना फंसना पड़े, किसान इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाए, सशक्त हो जाए। और ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है जो चिल्ला रहे हैं बीच में बैठ के, ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी। इनको आयुष एक बार चुप करवा लीजिए तो मैं आगे जवाब दूंगी। इनको चुप करवा लीजिए कि भाई नहीं अत्रे साहब देखिए अब समय भी नहीं है कि मैं किसी को चुप करवा पाऊं। यही सारी बातें हैं जिनका जवाब देना है और मिल बैठ करके इसका हल भी निकालना है। निकलेगा कैसे हल, सवाल यही बड़ा महत्वपूर्ण बरकरार है। और इसी के साथ ये चर्चा भी अब मुझे यही समाप्त करनी होगी क्योंकि समय अब मेरे पास नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब 7वीं दौर की बैठक हम कह सकते हैं कि होनी है क्योंकि किसानों को अब ये न्योता सरकार की तरफ से दिया गया है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक किसान सिंधु बॉर्डर पर करने वाले हैं और देखना यह है कि अब आगे की रणनीति क्या रहती है और क्या कोई हल वार्ता के जरिए निकलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।